तो क्या आने वाले समय में इसको लेकर नेशनल स्तर पर बिहार की छवि पूरी तरह से खराब भी हो सकती है? हो सकती नहीं है, हो रही है। क्राइम से ज़्यादा विचलित नहीं है। ये विचलित हैं फ्रॉड से। बिहार से जो न्यूज़ आ रहा है जी। ये आप मानिए कि आने वाले 10 सालों में ये दिमाग से निकलने वाला नहीं है। ईओयू की भी कल्पना मेरी ही है। आप जैसे दूसरे स्टेट्स में देखिएगा जहाँ पर कि ये छवि नहीं है, वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार हैं। जिन लोगों को भी आपने कहा कि ये मिल करके प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो सब एक ही दिशा में इंगित करते हैं, वो है काला धन का सृजन, ब्लैक मनी का क्रिएशन। जिस जिस आदमी के द्वारा जिस प्रयास से होगा वो सब अपराध को जन्म देगा। नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएगा। बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ता जा रहा है, खास करके रीशु श्री का मामला आप सबको पता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। इतना बड़ा मामला और अब कई सारे अधिकारियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। और ये रीशु श्री का मामला कोई एक मामला नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में होते रहे हैं। और ख़ास तौर पर बात करें हम ठेकेदारों, अधिकारियों और दलालों के गठजोड़ की, तो इससे पूरा सिस्टम परेशान है। बिहार को इससे क्या नुकसान हो सकता है? बीते समय में भी क्या इससे कोई नुकसान हुआ था? और आने वाले समय में समाज पर और बिहार की आर्थिक स्थिति पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है? इन सब विषयों पर हम आज के बिहार की बात में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं गरिमा भारती। इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए आज बिहार की बात के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अभयानंद सर। सर, आपका लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम बिहार की बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में रीशु श्री की चर्चा की, काफ़ी मामला गरमाया हुआ है। हर तरफ खबर में, अखबारों में बताया जा रहा है कि रीशु श्री ने क्या किया, क्या नहीं किया, लोगों को पता है। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा है बिहार की पुलिसिंग में और अभी आप जिस तरीके से समाज को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक संगठित अपराध का एक तरीका बन गया है, जो बिहार को इकोनॉमिकली नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा रहा है, तो आने वाले समय में जो भी बिहार के इकोनॉमिकल स्टेटस होने वाला है, या फिर जो भी विकास योजनाएं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदारों की भी बात हो रही है और अधिकारियों की भी बात हो रही है, तो ये कैसे प्रभाव पड़ने वाला है इन सब का उस पर? मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत में ही, जब ट्रेडिशनली जैसे पुलिसिंग होती है वो मैंने किया, चोरी डकैती लूट मार, इन सभी तरह के अपराधों को जब मैंने देखना शुरू किया और अनुसंधान किया उसका, तो मैंने पाया कि मैं कहीं गलत जगह फोकस कर रहा हूँ। फोकस होना चाहिए था ब्लैक मनी पर। ये जो अपराध है लूट मार जिसकी चर्चा हमने की, वो भी ब्लैक मनी ही जनरेट करता है और साइक्लिकली वो ब्लैक मनी के द्वारा सृजित भी होता है। ब्लैक मनी अगर समाज में बढ़ जाए तो ये भी अपराध बढ़ेगा और ये जब बढ़ेगा तो ब्लैक मनी भी बढ़ेगा। इसलिए मौलिक अपराध जो है वो जो भी काला धन को सृजन कर रहा है या काला धन का सृजन कर रहा है, वही मूल अपराध है। ये मैंने अपने डेवलप की थी अर्लियर एज ऑफ पुलिसिंग में, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे ये जो धारणा हमारी है यह परिपक्व हो गई। सर, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, मामला हर बार नया नया निकल कर आता है। ईओयू की रेड पर जाती है, ईडी की रेड पर जाती है, तो क्या ये मानना गलत होगा या सही होगा कि एक तरफ ठेकेदार और एक तरफ अधिकारी और एक तरफ थोड़ा सत्ता का संरक्षण और फिलहाल जो भी स्थिति बनी हुई है, क्या ये सब मिलकर एक नेक्सस या फिर एक नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं जो सत्ता के समांतर चल रही है? जिन लोगों को भी आपने कहा कि ये मिल करके प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं,
वो सब एक ही दिशा में इंगित करते हैं, वो है काला धन का सृजन, हम्म, ब्लैक मनी का क्रिएशन। जिस जिस आदमी के द्वारा जिस जिस प्रयास से होगा, वो सब अपराध को जन्म देगा। काला धन और अपराध एक ही चीज़ है। इस अपराध मतलब मेरा या पब्लिक के द्वारा जो माना जाता है मार काट दंगा फसाद, ये सब उसी का उसी की दिशा में चलते हैं। अगर एक साथ मिल के भी चलेंगे, वो भी उसी दिशा में चलेंगे। इसलिए अगर अपराध पर या सामाजिक कुरीतियों पर चेक करना है तो काला धन इम्पोर्टेंट है, उसको रोकिए। अगर रुक गया तो हर चीज़ स्वच्छ हो जाएगा। नहीं तो ये समय के साथ अपनी एक सत्ता बना लेंगे ये लोग। बिल्कुल, काला धन अगर सृजन होगा तो जो लोग सृजित करेंगे वही सत्ता में रहेंगे। तो जिस तरह से अभी का माहौल देखा जा रहा है, निवेश करने वाले लोगों को बहुत मुश्किल से बिहार में बुलाया जा रहा है इस वक्त में, ताकि यहाँ पर रोजगार का सृजन हो सके, युवाओं को बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े। जब ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने 1,000 करोड़, इतने 100 करोड़ किसी अधिकारी के घर से निकल गए, या फिर किसी ठेकेदार ने इतना पचा लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या निवेशकों पर फर्क पड़ रहा है, और क्या इसका सीधा असर बिहार के उन युवाओं को पड़ेगा जो लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2007-8 में जब हाइप था कि बिहार सरकार आई है और बहुत सुंदर कार्य कर रही है, तो कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियंस की एक टीम आई थी जो मिली थी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी। और उन्होंने हमको बुला के कहा कि आप इनसे बात कीजिए कि इनकी सोच क्या है। और हमने जब उनसे बात की तो उन लोगों ने कहा कि अपराध जो आप बता रहे हैं, किडनैपिंग और डकैती, ये उनके लिए बेमानी था, अर्थात उससे जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था वो कम था। अच्छा। उन्होंने कहा कि इससे हम ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हैं। ज़्यादा बॉदर्ड थे वो ऐसे अपराध से जो ब्लैक मनी का जनरेशन बड़े पैमाने पर करता हो, और वो था जो क्राइम्स होते हैं जिसमें पैसे ब्लैक मनी का सृजन होने लगता है। धोखाधड़ी, हम्म। ये भी एक धोखाधड़ी है जिसकी बात आप अभी कर रही जी। हैं। और तब मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि सर ये लोग क्राइम से ज़्यादा विचलित नहीं हैं, ये विचलित हैं फ्रॉड से। हम्म। तो जब भी फ्रॉड ज़्यादा होने लगेगा, इनको लगता है कि हम इतना पैसा लगा के जाएंगे निवेश में, और अगर फ्रॉड में वो गायब हो गया पैसा तो हम क्या करेंगे। एंड दे न्यू कि अगर किडनैपिंग होगा भी तो कितना पैसा ले जाएंगे वो। ये मेरे दिमाग में स्टिक कर गया बिकॉज ये भी उसी लाइन की थिंकिंग थी। तो फ्रॉड निवेशकों को बहुत ज्यादा डरा देता है बहुत कि ज़्यादा। बिहार से जो न्यूज़ आ रहा है, जी। ये आप मानिए कि आने वाले 10 सालों में ये दिमाग से निकलने वाला नहीं है कि ये फ्रॉड जो है ये इन्वेस्टमेंट रोकेगा, आने नहीं देगा इन्वेस्टमेंट को। तो सर, अगर ये बात है तो ये भी हम मान सकते हैं कि बार बार जो ऐसी घटनाएं हो रही है एक सर्कल में, एक रिपीटेशन में, तो निवेशकों पर तो बेशक असर पड़ रहा है इसका, कि वो परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनका भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या आने वाले समय में इसको लेकर नेशनल स्तर पर बिहार की छवि पूरी तरह से खराब भी हो सकती है? हो सकती नहीं है, हो हो गई रही है। है। जी। ये बात तो सही है। और आप जैसे दूसरे स्टेट्स में देखिएगा जहाँ पर कि ये छवि नहीं है, हम्म।
वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार हैं, कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएगा। वो इसलिए नहीं डूबेगा कि यहाँ मर्डर्स हो रहे हैं, वो इसलिए डूबेगा कि यहाँ फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो सर, ऐसे जो मामले निकल कर आ रहे हैं और वर्तमान में जब से नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, कई सारी घोषणाएं हुई कि जैसा मरीन ड्राइव पटना में है वैसा अलग अलग जगहों में, ज़िलों में बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे थोड़ा एक एनवायरनमेंट बन जाए, खाने पीने की रेहड़ियाँ लग जाए, लोगों को रोज़गार मिल जाए और लोगों के लिए मन बहलाने का एक ज़रिया भी बने। और कई सारी चीज़ों को लेकर घोषणाएं हुई कि कहीं पर अब डिग्री कॉलेजेस बनने की बात हो रही है। तो हर चीज़ के पीछे तो एक कंपनी और एक ठेकेदार ही काम करेगा। तो अभी ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन लोग इनके पीछे, कोई बड़ी शक्ति जब तक लगी ना हो, इतना बड़ा घोटाला कर लेना बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है। तो क्या सरकार का भी भरोसा डोला है? क्या वो भी अब ठेकेदारों पर भरोसा करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगी, बहुत ज़्यादा खोजबीन करेगी? और अगर उनके लिए और विकल्प क्या है डेवलपमेंट करवाने के लिए सरकार के पास? सरकार जितनी भी योजनाओं का अनाउंसमेंट करती है वो अपने भरोसे नहीं करती है, वो हमेशा करती है टेंडर्स के माध्यम से। जी। पहले जब हम नौकरी में आए थे तो खरीद फरोख्त जो होता था उसमें पैसे का गबन होता था, आयाम उसका छोटा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और मैंने भी अपने करियर में टेंडर्स देखा है, एज आईजी प्रोविज़न हमको पहली बार मौका मिला है इसको देखने का, और मैंने इसके मैकेनिज़्म को समझा। तो उस समय टेंडर्स होते थे, कुछ कुर्सी खरीदनी है, कुछ टेबल लेना है, या कोई कबाड़ बेच देना है। तो ये आयाम ही छोटा होता था। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने लगे तो उसको बनाने के लिए टेंडर हो गया, और टेंडर में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती थी उस लेवल के टेंडर्स में, वो अपना रिक्वायरमेंट नहीं देते थे लोग, रिक्वायरमेंट दे देते थे जो कंपनीज हैं हारने वाली हैं, वो अपने हिसाब से टेंडर का टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाती। अच्छा। अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं जो आम आदमी भी समझ सकता है। हमको इस कमरे में पंखा लगवाना है, ठीक है। तो हम पंखा का अंदर का डिज़ाइन तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल। हम कहेंगे कि मेरे पास एक कमरा है 10 फीट बाई 10 फीट, उसको ठंडा रखना है, हवा उसको देनी है, हाँ, अच्छा चले तो पंखा। पंखा बस। अच्छा चले, हाँ। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल। आप अपना रिक्वायरमेंट बता दीजिए, या आप पंखा का डिज़ाइन बताइएगा कि कैसा रहेगा। बिल्कुल नहीं, हम रिक्वायरमेंट बताएंगे या कम ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि बिजली का बिल कितना आएगा। सही बात है। जी। तो आप रिक्वायरमेंट बताइए और तब लोगों को इनवाइट कीजिए। लोगों ने किया क्या कि जिस कंपनी को देना है उस कंपनी का जो पंखा है वो पैरेलल कैपेसिटर्स लगाया कि सीरीज़ में कैपेसिटर लगाया है, ये बताएंगे जिसमें कि काट सकें हम किसी और को। अच्छा। तो यही डिफरेंस होता है। तो ये मैंने समझा, चूँकि विज्ञान मैंने पढ़ा था, तो आप टेक्नोलॉजी बता रहे हैं फ़ैन का, जो रिक्वायर्ड नहीं है। आप बताइए कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है, ठंडा देना है तो टेम्परेचर बता सकते हैं कि हमको इस रूम को इस टेम्परेचर पर रख। मैंने एग्जांपल दिया आम आदमी के समझने के लिए। जी, बिल्कुल समझ पाए होंगे लोग। आपके समय में जब आप कार्यरत थे, उस समय में कोई ऐसा मामला आया जो ऐसे ब्लैक मनी और इतने बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुँच हाँ रहा हो? बिल्कुल, सीबीआई में मैं जब था तो एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है घाटशिला में, वो मेरे जुरिस्डिक्शन में था। वहाँ पर माइनिंग होता था तो एक इंजन नीचे में रहता था, इंजन का एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ था। उस इंजन का लोगों ने
टेक्निकल रेफ बना दिया कि ये इतना एचपी होना चाहिए और इतना बीपी होना चाहिए और इंजन इस टाइप का होना चाहिए। उनको लिखना चाहिए था कि हमको एक डब्बे में 1 टन माइंस का है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये कंडीशन है। वो जब हो गया तो इन लोगों ने एलिमिनेट तो कर दिया सबको उसी पर ग्राउंड पर कि आपका मेरे स्पेसिफिकेशन से टैली नहीं कर रहा है। और तब एक पर्टिकुलर कंपनी को दे दिया। उसमें जब वो लाया गया इंजन तो जो चीज़ को कैरी करना था वो कैरी ही नहीं कर रहा था। अगर बना दिए रहते कि हमको ये कैरी कराना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप टेस्ट करके देख सकते थे। जी बिल्कुल। उस फर्म ने कहा कि आपने हमको जो बताया था वो हमने आपको दे दिया है, तो आप ले लीजिए इसको, और वो मेरे किसी काम का नहीं है। यही प्रॉब्लम आता है। और ये बड़ा केस बना सीबीआई का, जिसको मैंने सुपरवाइज किया था। है, क्योंकि आज हम अर्थव्यवस्था से जुड़े अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ईओयू काम कर रही है, रेड्स कर रही है, रेड्स में बहुत कुछ मिल भी रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रेड तक मामला चलेगा? मतलब क्या रेड करना काफ़ी है? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक से जुड़े हुए जो क्राइम है उसको रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? और वर्तमान के समय में लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, स्पेशली बिहार के संदर्भ में, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसको रोकने और इसे पकड़ने के लिए? ये ईओयू की भी कल्पना मेरी ही है। जी जब मैं डीजीपी बना था तो पहला चीज़ जो मैंने रिक्वेस्ट किया था मुख्यमंत्री जी को कि ईओयू बना दीजिए, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट करके विद इन अ वीक, मेरे रिक्वेस्ट करने के विद इन अ वीक बन गया और ये चलने लगा। ये मैंने इसी नीयत से बनाई थी कि जितने भी क्राइम्स जो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं उसका नोडल एजेंसी होगा ईओयू, और उसको यही टैकल करेगा। आपने पहला प्रश्न जो किया कि ये एनफ है या नहीं, जी अरेस्ट कर लेना, नहीं एनफ नहीं है। इसको भी उसी लॉजिकल एंड पर ले जाना होगा जो आर्म्स एक्ट के केस को ले गया है, और हमने उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की का प्रयास 2 साल तक किया था। केसेस दर्ज करा रहे थे और लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए थोड़ा लंबा होता है। ये करप्शन का मामला है इसलिए थोड़ा लंबा होता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि इसको आप ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं लॉजिकल एंड तक। तो अगर सीनियर लेवल पर लोग बैठे हैं, जो लोग भी एडीजीज़ हैं या डीजीज़ हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो अगर बैठे हैं तो माइंड अप्लाई कर सकते हैं कि ट्रायल में ये बॉटल नेक्स कहाँ कहाँ पर आता है। आई नो सर्टेन बॉटल नेक्स जिसको आज सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं तो सरकार के साथ मिल कर के टैकल कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। एंड यू जस्ट कैनॉट से कि हमने एफआईआर कर दिया और पकड़ लिया और 2-4 एविडेंस जुटा लिया, बट ट्रायल कराने में इट्स अ बिगर ट्रायल दैन मोस्ट ऑफ दीज अदर ऑफेंसेस। सर, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने बहुत लंबा वक्त दिया है बिहार में, ख़ास करके बिहार की पुलिसिंग को, जितना आप समझ पाए हैं और अभी वर्तमान स्थिति को जितना आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबको देखते हुए आपको आप अगर सलाह देना चाहें ऐसे 3 ठोस कदम जो एजेंसीज़ को और लॉ एंड ऑर्डर को, बिहार पुलिस को उठाने पड़े इन सब चीज़ों पर एक तरीके का अर्ध विराम लगाने के लिए, क्योंकि क्राइम का एकदम सफाया कर देना तो किसी बुक में मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो 3 ठोस कदम क्या होंगे? आपकी सलाह क्या है? ये तीनों कदम होंगे रिलेटेड ट्रायल से। इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो जा रहा है, देर सवेर हो जाता है,
लेकिन एक बार जब एफआईआर हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कदम होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। जितने भी करप्शन के मैटर हैं सब में डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे, तो डॉक्यूमेंट को जल्दी से निपटाया जाए। एविडेंस में ट्रायल के दौरान जो एविडेंस आता है उसके लिए सर्टेन बॉटलनेक्स है, वो अभी आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ओल्ड सीआरपीसी का भी था, अब नए वाले में आया है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन होगा ज़रूर। और उस पर नियम बनवा देने थे बाय द गवर्नमेंट, ये नियम बने नहीं, उधर ध्यान नहीं गया लोगों का। अगर मेरा जो एनर्जी था वो लग गया इस सिस्टम को क्रिएट करने में, लेकिन ये सिस्टम चले कैसे आगे उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और अभी भी आई एम श्योर लोग माइंड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर को सर्च किया आपने तो पाया कि 100 डॉक्यूमेंट उसमें से मिल गया। अब 100 डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में प्रूव कैसे करेंगे? हो सकता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट रूटीन हो तो उसको मान लिया जाता है, मान लिया जा सकता है, तो उसके लिए एक नियम बनवाना था। ये नियम बिहार गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं। दिस वाज वन सिंपल था, इसको बिहार गवर्नमेंट से बैठ के क्लियर करा लेना था। सर, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सेफ होगा उन डॉक्यूमेंट को? एक बात मैडम आपको हम बताएं, जी। इस टेक्नोलॉजी शब्द से मेरा कान पक गया है। टेक्नोलॉजी आदमी के एफर्ट को मदद करने के लिए होती है, वो आदमी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग का सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। हम लोगों ने अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी वही हाल है। आपके पास टीचर्स नहीं है जो क्वेश्चन सेट कर सकें, भरोसेमंद टीचर। हाँ आप उसका एडजेक्टिव लगा दीजिए उसमें। लेकिन अगर टीचर नहीं है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट कोई मशीन नहीं हो सकता है, वो कितनों डिजिटल मशीन हो जाए। तो अभी एक दिमाग में घुस गया लोगों के कि डिजिटल शब्द अगर आ गया तो एकदम सोल्यूशन हो गया। नहीं होता है। सर, दूसरी और तीसरी सलाह के बारे में बात कर रहे थे। सब लॉ से ही रिलेटेड है। एक लॉ आपको हमने बताया, वो भी बहुत शॉर्ट में बताया है जी। इसमें अगर चाहें तो एक नया प्रोसीजरल लॉ क्रिएट कर दे सकते हैं कि सबसे अच्छा तो ये होगा कि जो भी अक्यूज़ है उसके सामने पूरी कहानी रख दी जाए कि चार्जशीट के बाद ये कहानी आपके बारे में आई है, आप कौन कौन फैक्ट इसमें एडमिट करते हैं। और अगर आप एक भी फैक्ट जो एडमिट किया जा सकता था, फॉर एग्ज़ाम्पल योर नेम इज़ एक्स, ये हम क्यों प्रूव करें? और आप कहिए कि नहीं मेरा नाम एक्स नहीं है, और अगर हम प्रूव कर दिए सिर्फ इतना ही पर ट्रायल रह जाएगा, हमने प्रूव कर दिया कि आपका नाम एक्स है तो आपको सज़ा हो जाएगी। तो एक्सेप्ट कीजिए सर्टेन चार्जेस, जो क्रिटिकल चार्जेस है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं इस पर मैं फाइट करूँगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। 90% टाइम घट जाएगा। बिल्कुल। और सर, तीसरी सलाह? अगेन इसी में एक सलाह नहीं है, ये कई तरह की सलाह इसी में आ जाती है। जी। हमको हर हैंडराइटिंग को प्रूव करना पड़ता है। अच्छा। सीबीआई में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है या कराया है, और मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि एज एसपी सीबीआई हमने इन्वेस्टिगेट किया है केसेस को, वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केसेस को। ये नहीं था कि केवल डायरेक्शन दिया आईओ को, हमने अपने से किया है, तो हमको समझ में बात आती थी। उसमें भी इतने पॉइंट्स हो जाते थे, जैसे अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, एक आपने चेक लिखा है
तो हमको ये भी प्रूव करना पड़ता था कि इस चेक पर आपका दस्तखत है। हम्म, अगेन वाई शुड आई प्रूव इट? ये आपके घर से मिला है, आपका चेक है, तो ये लॉ मान ले कि ये चेक उनका है, और नहीं तो इसी पर डिस्प्यूट कीजिए कि ये चेक मेरा नहीं है। समय काफ़ी चला जाता है। समय चला जाता है और अब फाइनली प्रूव होगा कि आप ही का है। वाई नॉट एडमिट इट? कोर्ट के बाहर बैठ के एडमिट कर लीजिए, तो 90% डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही जाएगा। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो भी बातचीत हुई है उससे हमारे दर्शक ये समझ पाए कि बिहार के इकोनॉमी पर और ख़ास करके बिहार के आने वाले भविष्य पर इस तरह की घटनाएं जहां पर दलाल हो गए या फिर ये ठेकेदार हो गए और उनका गठजोड़ अगर अधिकारियों के साथ है, सिस्टम के साथ है, उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।